नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारा यह कार्यक्रम हमेशा से ही खेती किसानी के लाभप्रद जानकारियों से सजा सवरा रहता है। तो चलिए आज के अंक में भी हम जानते हैं कि गेहूं की फसल में सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, साथ ही साथ उद्यानिकी में सामयिक कार्य कौन कौन से किए जाएं, जिनसे कि हमारे किसान भाई उद्यानिकी में भी भरपूर लाभ पाएं। यही सब जानते हैं आज के अंक में। तो चलिए आइए अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अभी ये जो समय चल रहा है, इस समय हमारे किसान भाई अपने खेतों में गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, रबी की सारी फसलों की बुवाई कर रहे हैं। और गेहूं जो कि मुख्य फसल है, इसमें किस प्रकार से सिंचाई की जाए, क्योंकि गेहूं की फसल में सिंचाई ही एक ऐसा माध्यम है जो कि समय समय पर कितने समय के अंतराल पर करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ खरपतवार का संपूर्ण प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, यही सब आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेष अतिथि। तो चलिए हमारे विशेषज्ञ से मुलाकात करते हैं, जो कि हैं श्री देवेंद्र जी, वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक फसल उत्पादन कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया से। आज हम गेहूं फसल की समसामयिकी विषय पर चर्चा करेंगे कि जैसे हम मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में बोनी हो गई है, कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाकी है, तो उन्नत किस्में गेहूं की कौन कौन सी हो सकती है, सिंचित अवस्था में, असिंचित अवस्था में, साथ ही बीज उपचार का क्या महत्व है, इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे लिए, हमारे गेहूं की खेती के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं जो गेहूं की उन्नत किस्में हैं, सिंचित अवस्था में, असिंचित अवस्था में, सिंचाई की व्यवस्था अनुसार, तो हम पहले सिंचित अवस्था में हम अगर बात करें तो गेहूं में जो उन्नत किस्में हैं, जिसमें HI 8759 पूसा तेजस, जो कि एक कठिया किस्म है। इसके साथ ही HI 8713 पूसा मंगल, यह भी एक कठिया किस्म है। इसके अलावा DDW 47, यह भी एक कठिया किस्म है। HI 8663 पोषण के नाम से आती है। तो यह सिंचित क्षेत्र हेतु कठिया किस्म में बहुत ही पोटेंशियल वेराइटियां हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता प्रति एकड़ 28 से लेकर 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ तक देखी गई है। तो इसके अलावा हम अगर एस्टिवम वेराइटी की अगर बात करें सिंचित अवस्था हेतु, तो उसमें MP 3382 वेराइटी है। इसके साथ ही GW 451 एक वेराइटी है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जैसे अभी एक वेराइटी IIWBR करनाल से जो वेराइटी रिलीज़ हुई है, करण वंदना DBW 187, तो यह उपयुक्त जो किस्में अभी आपसे मैंने जो साझा की है, जो बताई है, यह सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। और जैसे GW 451, MP 3382 और करण वंदना, ये ऐसी किस्में हैं कि जिनकी चपाती के लिए उपयुक्त है, सिंचित अवस्था के लिए उपयुक्त है। तो सिंचित अवस्था में हमारे मध्य प्रदेश के लिए कठिया और एस्टिवम दोनों श्रेणी में यह बहुत ही नई किस्में हैं। इनकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। वहीं अगर हम दूसरी ओर चले तो जिन किसान भाइयों के पास 1 से लेकर 3 सिंचाई अगर उपलब्ध है, तो इस स्थिति में हमारे पास हमारे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जो नवीन किस्में हैं, जिसमें हम HI 1605 पूसा उजाला, HI 1620, इसके ये दोनों वेराइटी चपाती हेतु उपयुक्त है। कम पानी में 1 से लेकर 3 सिंचाई तक किसान भाई इनकी खेती कर सकते हैं। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है प्रति एकड़, तो यह 2 से 3 सिंचाई में यह 18 से 22 कुंटल तक प्रति एकड़ इसकी उपज हमारे क्षेत्र में किसानों के द्वारा देखी गई है। तो इसके अलावा एक कठिया श्रेणी में एक और वेराइटी है 8777, यह किस्म भी असिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। 2 से 3 सिंचाई जिन किसान भाइयों के पास में है, तो वहाँ पर इस वेराइटी को किसान भाई लगा सकते हैं। तो कठिया में जो है HI 8777, 2 से 3 पानी में यह 22 से 24 कुंटल तक प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखा गया है। IRI इंदौर से जो वेराइटी रिलीज़ हुई है
8802, 8805 ये किस्में भी अर्ध सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। अब बात आती है कितनी मात्रा में हमें बीज दर का उपयोग करना है, कितनी दूरी पर हमें बुआई की अनुशंसा है। तो किसान भाइयों, गेहूं की जो बीज दर हमें प्रति एकड़ 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रखने की आवश्यकता है, 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। इसके अलावा जो गेहूं की जो बुआई की जो दूरी होती है, लाइन से लाइन की दूरी, वह 22.5 सेंटीमीटर हमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो बुआई में देरी हो रही है, जहां पछेती बुआई हो रही है, तो वहां पर बीज की जो मात्रा हमें रखनी है वो 25% अधिक हो जाती है प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार। और इस तरीके से किसान भाई बीज दर का उपयोग करें, फसल की जो दूरी बताई है 22.5 सेंटीमीटर का उपयोग करें। इसके अलावा एक ही महत्वपूर्ण जो हमारा बिंदु है, जो हम सभी किसान भाइयों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो कि है वो बीज उपचार। बीज उपचार पहले हम जो हमारी सोयाबीन की फसलें हैं, हमारी जो दलहनी फसलें हैं, हम अभी तक उसमें करते आ रहे थे। आज भी बहुत से किसान भाई गेहूं फसल का बीज उपचार नहीं कर रहे हैं, जो कि आज अत्यंत आवश्यक हो चुका है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से 2 से 3 वर्षों से हम जो प्रारंभिक अवस्था होती गेहूं की, तब 10 से 15 दिन की उम्र पर पीलापन की शिकायत देखने को मिलती है। तो उसमें जड़ माहू का जो प्रकोप है निरंतर हर प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें बीज उपचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो सर्वप्रथम बीज उपचार में हम फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब की 250 ग्राम मात्रा प्रति कुंटल बीज के दर से हमें उपचारित करना है। इसके बाद हमें अनुशंसित जो कीटनाशी है इमिडाक्लोप्रिड 48% एफएस की 100 ml मात्रा प्रति कुंटल बीज, अथवा थायमेथोक्साम 30% एफएस की 150 ml मात्रा प्रति कुंटल बीज की अनुसार हमें उपचारित करना है। इसके बाद हमें जो जैव उर्वरक है NPK कंसोर्टिया, जो कि 5 ml प्रति किलो बीज के अनुसार उसका उपयोग करना है। तो इस तरीके से हमें फफूंदनाशी, कीटनाशी और जैव उर्वरक तीनों से बीज उपचार अगर हम करके बोते हैं, तो शुरुआती अवस्था में हमारी फसल को किसी तरीके का कोई कीड़ा हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई रोग नहीं लगेगा और पौधा स्वस्थ होकर अपनी अच्छी वृद्धि करेगा। हमें गेहूं फसल में इसके बाद जो हमारी जो खेती संबंधी जो क्रियाएं आती है, वह महत्वपूर्ण जो होती है वो है सिंचाई प्रबंधन। तो सिंचाई प्रबंधन में जो गेहूं फसल की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, उसके अनुसार सिंचाई किसान भाइयों को करना चाहिए। तो यह हमारी समसामयिकी जानकारी में इतना ही। आप सभी किसान भाइयों को पुनः नमस्कार, धन्यवाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना
तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाइयों, खेती किसानी के साथ साथ अगर इसके साथ में जुड़े अन्य उद्योग भी किए जाएं तो निश्चित तौर पर आप लाभान्वित होंगे। एक ऐसा ही उद्योग है उद्यानिकी का। उद्यानिकी में सामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं, क्योंकि उद्यानिकी में किसान भाई फल फूल के साथ में सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं, तो किस प्रकार से कौन कौन से काम किस समय पर किए जाएं, यही सब बता रहे हैं आज के हमारे विशेषज्ञ, जो कि हैं डॉक्टर S.A. अली, कृषि विशेषज्ञ सीहोर से। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम बेल एवं उद्यानिकी में जो सामयिक कार्य होना चाहिए इस समय उसकी चर्चा करेंगे। मैं आर्य कृषि महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। हमारे जो आर्चर्ड है यहाँ पर हमने एक प्रोजनी आर्चर्ड संतति उद्यान लगाया हुआ है। यहाँ पर ऐसे फलों को विकसित किया जा रहा है जो कम पानी चाहते हैं, जिसमें हमारे जो फल हैं बेर है, बेल है, आंवला है, करोंदा है, ये सब फल हमारे यहाँ लगे हुए हैं। और ये जो फल हैं ये इनमें पानी की मात्रा की आवश्यकता है जो समय समय पर नहीं पड़ती, मगर ये है कि इनका उत्पादन लिया जा सकता है। जो किसान भाई बेल की खेती करना चाहें तो यहाँ हमारे जैसे काफ़ी बड़े बड़े बेल हैं, ये हमारे नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से लाए गए उन्नत जाति के फल हैं और ये फल बारिश के मौसम में लगाए जाते हैं इनके पौधे, और इनका जो उत्पादन है वो करीब 4 से 5 साल बाद मिलना शुरू हो जाता है।
वैसे तो इसका जो मार्केटिंग है बहुत कम है, बहुत कम लोगों के यहाँ बेल हैं। लोगों ने, किसान भाई ने बेल नाम तो सुना है, बेल पत्र का पूजा भी करते हैं, बेलों के नाम सुने हैं, मगर बेल पत्र के अलावा उन्होंने बेल के फल नहीं देखे। और जो ज़्यादातर हमारे आसपास के इलाकों में जो फल होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। और ये जो हमारा नरेंद्र बेल है ये काफ़ी बड़ा है। नरेंद्र बेल के नाम से ये जातियाँ हैं, करीब 4-5 जातियाँ हमारे वहाँ लगाई गई हैं। इनका उत्पादन हम बड़े अच्छे से ले रहे हैं। ये फलन जो है इसका अभी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। अभी इसके अलावा ये अभी नवंबर का महीना चल रहा है, ये अप्रैल मई में इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है। और एक पेड़ से जो अच्छा उत्पादन देने वाला पेड़ है, करीब 10 से 11 साल बाद इसमें 1 कुंटल और 1.25 कुंटल के आसपास फल मिल जाता है। और इसको आपको लेने के लिए अगर हमारी सरकारी नर्सरियों पे कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको पौधे उपलब्ध करा सकते हैं। उद्यान विभाग की जो नर्सरियाँ हैं वहाँ भी मिल सकते हैं, और हमारी जो सीहोर की नर्सरी यहाँ से भी हम आपको दे सकते हैं। तो किसान भाई इसको लगाने का तरीका, बारिश के मौसम में गड्ढे गर्मियों में खुदवाएँ। 6 मीटर की दूरी पे पौधा लगाने के लिए कम से कम 277 आपको पौधे लगाने हैं। इसके लिए आप 10 से 12% ज़्यादा पौधे लें। और बारिश के मौसम में लगाने के पहले आपको गड्ढे तैयार करना है। ये गर्मियों में तैयार किए जाते हैं। करीब 50 सेंटीमीटर गहरा, 50 सेंटीमीटर ऊंचा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा बनवाएं। और जब गड्ढे भरना हो उसमें गोबर का खाद, क्लोरोपाइरीफास दवा इसलिए क्योंकि हमारे एरिए में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िलों में काफ़ी दीमक का प्रकोप देखा गया है। तो उससे बचने के लिए आप प्रति पौधा 50 ग्राम, प्रति गड्ढा 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफास दवा लगाते हैं और उसके बाद इसमें पौधा रोपित कर दें बारिश के मौसम में। इसके बाद अभी जो हमारी फसलें आजकल चल रही हैं, काफ़ी कुछ पौधे किसानों ने अपनी नर्सरी में गोभी वर्गीय फसलें लगा रखी हैं, कुछ ने अपने प्याज लगा रखा है, प्याज का रोपा लगा रखा है। और अभी आप ये देख रहे हैं हमारे यहाँ हल्दी अंतर्वर्ती फसल के रूप में लगी है। तो इसमें जो सामयिक कार्य हैं, जो नर्सरी वाली फसलें हैं, उनमें ये ध्यान रखें कोई अगर पौधा में अगर कीड़े का प्रकोप है या आपकी कोई बीमारी है तो उसका यथासंभव इलाज करें। अभी कहीं कहीं पत्तियों में जो अपनी शाखाएं नई निकल रही उसमें ब्राउन कलर का धब्बे नज़र आते हैं, तो आप उसके लिए सजग रहें। और कोई भी फंजीसाइड जैसे आपका डाइथेन M45 है या मेनकोजेब है, उसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव नर्सरी में करते रहें। अगर कीड़े कोई खाने वाले, पत्ती खाने वाले हैं तो उस हिसाब से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। इसी तरह जो अभी की हल्दी दिख रही हैं, यहाँ पर भी अभी पर्णी दाग जो बीमारी होती है वो कहीं कहीं नज़र आ रही है। तो हम लोग इसमें फंजीसाइड का छिड़काव करने की सलाह देते हैं आपको। फंजीसाइड में वही डाइथेन M45 दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी, और साथ में इसमें जैसे आपके एक पंप में 15 लीटर पानी आता है, उसमें 1 चम्मच आप कपड़े धोने का पाउडर जो होता है वो डाल दें, क्योंकि ये पत्तियां इसकी जो है काफ़ी चिकनी होती हैं। अगर आप ये डाल देंगे कपड़े धोने का पाउडर, या ये स्टिकर के रूप में काम करेगा आपका। और दवाई जो आपने डाली है उसका छिड़काव के साथ साथ इसको तर भी करना है, यानी आपका नोजल थोड़ा ढीला करके ऐसा करें कि ये जड़ के पत्ती से लेके आपके तने के अंदर तक इसका दवाई की मात्रा चली जाए, तो आपका ये छिड़काव सफल माना जाएगा। और ये छिड़काव आपको कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल से करना है। इसी तरह आप जैसे हमारे यहाँ भी बोने का समय है, मेथी बो सकते हैं आप, मिर्ची धनिया बो सकते हैं। अभी हमारे यहाँ मेथी भी बोई जा रही है, धनिया भी बोया जा रहा है। तो मेथी में आजकल ज़्यादातर लोग जो 2-3 बार कटिंग की जा सकती है वो वाली वैरायटी लेना चाहते हैं, जिससे आपकी कटिंग भी उनको यानी उत्पादन मिले और साथ में आपका बीज भी तैयार कर सकें। तो ऐसी जातियाँ भी हमारे पास हैं। इसी तरह धनिए की जो वैरायटी है खुशबू वाली सिम्पो S33, वो भी हम लगा रहे हैं, जिससे उसकी कटिंग भी उपयोगी है, साथ में उसका बीज भी किसान भाई ले सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ
खरीफ की ऑनियन के अलावा रबी में जो अपने मेन सीज़न की ऑनियन के लिए हमने तैयार करी है नर्सरी, उसका भी पौधरोपण हम अगले हफ्ते से शुरू कर देंगे। और उसमें भी हमने अच्छी वैरायटी जो हमारी खरीफ की भी है और रबी की भी है, एग्री फाउंड लाइट रेड, ये जाति किसान भाई हमारे आसपास के लोग भी काफ़ी लगा रहे हैं और काफ़ी उसमें फ़ायदा ले रहे हैं। तो उसमें ये ध्यान रखें कि आप जिसमें जो भी बीमारी अगर आती है तो उसका लिए आप तैयार रहें, उसमें समय समय पर फंजीसाइड का छिड़काव करते रहें, जिससे आपकी फसल अच्छी हो सके और आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कृषि दर्शन का अंक। चलिए आइए देखते हैं कि आज की खबरें खेती की क्या है। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। 43 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा नल से जल, 3200 किलोमीटर लंबी नहरें, रबी फसल सिंचाई को तैयार, सौंसर में बनेगा उत्कृष्ट बागवानी केंद्र, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिए जल पहुंचाने के अभिनव जल जीवन मिशन में हर जिले में कार्य प्रगति पर है। जल प्रदाय योजनाओं के पूर्ण होने से 3575 ग्रामों के 100% परिवारों को यह सुविधा दी जा चुकी है। प्रदेश की करीब 5.25 करोड़ ग्रामीण आबादी के लिए 1 करोड़ 22 लाख नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश के 43 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है। जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों की प्रगति के अनुसार प्रदेश के 2183 ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं का कार्य 90 से 100%, इसके अलावा 1788 ग्रामों में 80 से 90%, वहीं 1481 ग्रामों में 70 से 80% तथा 29,871 ग्रामों में 70% तक कार्य हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं 3200 किलोमीटर लंबी नहरें, रबी फसल सिंचाई को तैयार। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि चंबल की लगभग 3200 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में फैली नहर को रबी फसल की सिंचाई के लिए पुनः तैयार कर लिया गया है। जल संसाधन विभाग ने 2 माह से भी कम समय में अतिवर्षा और ज़्यादा पानी के कारण क्षतिग्रस्त नहरों को आज चालू कर दिया है। मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि चंबल नहरों को पूरी तरह दुरुस्त कर पानी की सप्लाई चालू कर दी गई। इससे किसानों को रबी सीजन में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विभागीय अमला किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम करें और जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ काम पूरे किए जाएं। लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारी माह में 2 बार अवश्य निरीक्षण करने जाएं। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि इस प्रकार के कामों से देश में प्रदेश की छवि बेहतर होती है। किसानों में यह सकारात्मक संदेश जाता है कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, असंभव कामों को ही संभव कर रही है। चलिए अब बात करेंगे सौंसर में बनेगा उत्कृष्ट बागवानी केंद्र के बारे में। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री तथा छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर छिंदवाड़ा वासियों को सौगातें दी हैं। उन्होंने विकासखंड और सौंसर के ग्राम कुड्डम में 6 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले उत्कृष्ट बागवानी केंद्र का भूमि पूजन किया। श्री पटेल ने कुंडीपुरा थाना की धर्म टेकरी पुलिस चौकी और अर्ध शहरी थाना देहात के नवनिर्मित भवनों का शुभारंभ भी किया। मंत्री श्री पटेल ने जनपद पंचायत मोहखेड़ के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चने के बीज का वितरण भी किया। इसके पूर्व सौंसर के कुंडम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए सभी को लाभान्वित करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। मंत्री श्री पटेल ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर विकासखंड सौंसर के ग्राम कुंडम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट बागवानी केंद्र का भूमि पूजन कर शिला पट्टिका का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि लगभग 7.25 करोड़ की लागत से बनने वाले बागवानी केंद्र से नींबू और संतरा की फसलों का उत्पादन करने वाले कृषकों को उत्तम गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध होंगे। चलिए अब बात करेंगे पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराने से हमारा नर पशुपालन का खर्च बढ़ जाता है, साथ ही सांड या नर पशु से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हो जाती है।
साधारण तौर पर गाय एवं भैंस ब्याने के लगभग 3 महीने के बाद मध्यकाल में आ जाती है, पर ध्यान रहे कि 2 ब्यातों के बीच 14 से 15 माह का अंतर होना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं की प्रजनन समस्याओं की पहचान हो जाती है, जिसके कारण गाभित गाय की सही पहचान से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान से छोटी गायों का भी गर्भाधारण किया जा सकता है और गाभित करने के समय चोट लगने का डर भी नहीं रहता है। देसी गायों को जर्सी अथवा होलिस्टीन फ्रीजियन से एवं भैंसों को मुर्रा नस्ल के सीमेन से गर्भाधान कर उन्नत नस्ल के पशुधन प्राप्त किए जा सकते हैं। और अब बात करेंगे ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन की। ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन को प्लास्टिक फिल्म बिछाने में प्रयोग किया जाता है ताकि नमी को खेत की मिट्टी में संरक्षित कर उपयोग किया जा सके तथा अधिक ठंड के मौसम में बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी के तापमान को बढ़ाकर अंकुरण के अनुकूल बनाने के लिए भी ये तकनीकी कारगर सिद्ध हुई है। मशीन से 400 मिलीमीटर व्यास के 2 अवतल डिस्क, 350 मिलीमीटर व्यास के 2 न्यूमेट्रिक ट्रेस पहिए, इसके साथ ही 600 मिलीमीटर के 2 न्यूमेट्रिक परिवहन पहिए, मिट्टी से प्लास्टिक फिल्म रोल किनारों को ढकने के लिए विशेष तकनीक से बने 2 स्क्रैपर्स इस यंत्र की विशेषता है। फिलहाल किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमने जाने कृषि के बहुत महत्वपूर्ण कार्य। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।